हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा IBPS ने 1 अगस्त को IBPS PO के लिए जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिए हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने ओपन है। 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा इस नोटिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत ब्रीफ में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने का प्रयास करूँगा। उसके साथ साथ अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ मेन कंटेंट की, तो नोटिफिकेशन जैसे हमेशा का रहता है वैसे का वैसा ही, ज़्यादा कुछ खास बदलाव नहीं है इसके मेन कंटेंट में। जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात रहती है वो वही मैं आपको बताता हूँ। जो नए जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कितने बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 11 बैंक हैं जो पार्टिसिपेट करें, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई। मतलब इन बैंकों से वैकेंसीज़ यहाँ पे फिल होने वाली हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने लेकर के चलूँ कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है वो आज यानी 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और ये 22 तारीख तक चलेगा। यही डेट आपकी फ़ी पे करने की भी रहती है सेम। याद रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट तक एक्सटेंड करने का प्रयास ना करिएगा अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद फिर आपको कुछ याद आता है, आपने कुछ गलती कर दी। जब आप देखते हैं अपना भरा हुआ फॉर्म, तो आपके पास कम से कम समय रहता है कि आप उस अपनी मिस्टेक को सुधार सकें। मतलब अगर आप चाहें तो दोबारा फॉर्म भर सकें। लेकिन अगर आपने लास्ट डेट में ही फिल किया है, बाद में आपको कोई गलती पता चलती है, तो आपके पास वो चांस रहता ही नहीं है, है ना। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की कब होगा, तो अक्टूबर 2022 में होगा। डेट अभी तक डिसाइड नहीं है, जो कि बाद में आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू IBPS बता देगा किस किस डेट में एग्जामिनेशन होने हैं। मोटा मोटा समझ के चलिए, आपके पास 2 महीने हैं एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मेन एग्जामिनेशन आपका नवंबर में होगा और उसके बाद जनवरी फरवरी में आपके इंटरव्यू वाले जो प्रोसीजर्स हैं वो पूरे हो जाते हैं और फिर आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है अप्रैल 2023 तक प्राप्त हो जाता है ना। देखिए लिखा, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET। यहाँ पे जो ये आपके ब्लैक डॉट्स लिखे हुए हैं इनके बारे में बताया जा रहा है। मतलब कोविड की वजह से कई बार होता है ना कि जो आपके ट्रेनिंग वगैरह है वो नहीं हो पाते, इसलिए वहाँ पे ऐसा लिखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक पहला पॉइंट जो मैं अभी आपको कह रहा था, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कैटेगरी है उसको आप सही तरीके से देख करके ही फॉर्म फिल करिए। कोई मजाक की बात नहीं है कि अगर आप मान लीजिए OBC कैटेगरी से बिलोंग करें, आपने जनरल कैटेगरी चूज़ कर लिया, है ना। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें, आपने SC कैटेगरी चूज़ कर लिया। ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी बाद में बदली नहीं जाती है और फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे अगर आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे तो इस बात को ध्यान रखिए। कैटेगरी आप जो सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्म भरते हुए, बाद में बदली नहीं जाती। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी है, नो रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरिंग द कैंडिडेचर अंडर एनी कैटेगरी अदर देन द वन इन विच वन हैज़ अप्लाइड विल बी एंटरटेन। मतलब मान लीजिए आप OBC आपने जनरल कैटेगरी डाल दी और फिर आप कट ऑफ देखते हैं, अच्छा नहीं कट ऑफ के अनुसार OBC वाला थोड़ा कम है तो मेरा तो हो जा रहा है, जनरल में नहीं हो पा रहा, तो आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म लिखे, वो सब मान्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, लिखा है प्लीज़ नोट दैट नो चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो ये एक बहुत गलती होती है बच्चों से, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सिटीजनशिप का वही आपका है, इंडिया नेपाल भूटान के आप सिटीजन हो, वो सारी चीज़ें। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आती है एज को लेकर के। तो एज को लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भी वीडियो के बाद भी कमेंट करेंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। ज़रा चक्कर मत पड़िए, आप बैंक PO बनने जा रहे हैं तो थोड़ा उस तरह का कॉमन सेंस भी अपना डेवलप करिए। जो एज कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2022 से आपको करनी है कि 1 अगस्त 2022 को आप 20 साल के या उससे ज़्यादा या फिर 30 साल या उससे कम होने चाहिए। और इसका एक प्रोफार्मा भी आपको बना के दिया गया है कि अगर आप 2 अगस्त 1992 के बाद पहले पैदा हुए हैं, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/1992, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर 91 हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1992 से पहले है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं, आप ओवर एज हो चुके हैं। लेकिन अगर आपकी एज बताया जा रहा है कि 1/8/2002 के बाद है, कि मतलब 1/8/2002 के बाद आप पैदा हुए, तब भी आप एलिजिबल नहीं। क्यों? क्योंकि आप अंडर एज हैं, 20 साल से कम आयु के हैं। तो इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है तब आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन एज इट इज़ पहले की तरह ही है, जैसे पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। फिर यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
अब ये जो डेट है वो 22 अगस्त 2022 तक आपको दी गई है, मतलब जिस दिन लास्ट दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन तक ये मान्य रहेगा। मतलब ये है कि इसमें लिखा गया है कि आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी से। मतलब चाहे आप ओपन से फॉर्म भरे हों, चाहे आप रेगुलर एग्ज़ाम किए हों, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखा है तो मान्य होगा। अब यहाँ पे बात आती है ऐसे बच्चों की जो अपीयरिंग है, मतलब उन्होंने फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको 22 तारीख तक का वेट करना है। आपके पास जो मार्कशीट है वो 22 अगस्त तक अगर प्राप्त हो जाए तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर 22 के बाद आपका रिजल्ट आता है तब आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है जिसमें आपको बताना रहता है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज बने हैं, और वो आप तभी बता सकते हैं जब आपकी फाइनल मार्कशीट आ जाए। तो अगर आप वहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं फॉर द सेक कि बाद में देख लेंगे, वो सब माना नहीं जाता। इंटरव्यू के टाइम पे आप छांट दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 22 अगस्त तक अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो वेल एंड गुड, उसके बाद अगर आता है तब फिर वो मान्य नहीं होगा। मार्कशीट की बात करी जा रही है, डिग्री तो बाद में मिलती है। फिर बाकी चीज़ें यहाँ पे वही सारी लिखी गई हैं कि जो भी आप सबमिट कर रहे हैं, जो भी आप परसेंटेज दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर एक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज में आकर के बड़े सारे बच्चों का बीपी हाई लो हो जाता है। कैलकुलेशन का मतलब परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपने 3 साल 4 साल जो भी कोर्स किया है उसमें आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं हर साल, और टोटल जो मार्क्स रहे हो मैक्सिमम मार्क्स उससे डिवाइड कर देना है बस। कई बार होता है कि जैसे बीटेक वगैरह में रहता है या फिर कुछ और में रहता है कि जो ईयर वाइज, जैसे किसी जगह होता है कि 25% पहले साल का ले लिया, 50% दूसरे साल का ले लिया, 75% तीसरे साल का, ऐसे करके मार्कशीट में आपका जो परसेंटेज है वो लिखा रहता है। वो नहीं करना, मार्कशीट वाला परसेंटेज नहीं करना है, आपको बस टोटल कर लेना है कितने नंबर आपने पाए, टोटल मैक्सिमम मार्क कितने थे, डिवाइड कर लीजिए। आपको परसेंटेज जो भी निकल के आता है वही लिखना है। अब फिर इसके बाद वाला जो पॉइंट है और ख़तरनाक है, ये 59.99% देख करके बड़ा दर्द होता है कि लिखा है विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। ये केवल एक सांकेतिक रूप से बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपका जो परसेंटेज है वो लेट से आ जाता है 52.98%, तो आप वहाँ पे जब फिल करेंगे तो आप इसे यही लिखेंगे, ना कि आप इसे 53% लिख दीजिए। या फिर मान लीजिए आपका इतना परसेंट आ रहा है तो आप लिख दीजिए कि मेरा तो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ हूँ। नहीं, क्योंकि ये 60% से कम है तो आप सेकेंड डिवीज़न पास माने जाएंगे। ये बात बस यहाँ पे बताई जा रही। 54.99% है तो इसको 55% ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएशन में 60% लाना है ये नहीं लिखा गया है ना, तो आपको ये समझना है। आप जो मिनिमम पासिंग मार्क है 33%, 40%, आप बस पास हो गए हों, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी हम बात करें तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ वाला सेक्शन है, इसमें जो सारी चीज़ें लिखी एज इट इज़ हैं, हमेशा की तरह जैसे पहले लिखी जाती थी वो सारी चीज़ें एकदम वैसे की वैसे ही हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है वो यहाँ पे डिटेल्स लिखी गई हैं आपके सामने कि क्या क्या आपके सामने फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे करनी है उस सर्टिफिकेट के लिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। बाकी हम बात करें अगर मेन एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो फॉर्मेट एकदम पहले की तरह है, सब कुछ वैसा का वैसा, कोई बदलाव नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, आपके 3 सेक्शन होंगे प्रीलिम्स में, 30-35 क्वेश्चन, 30-35 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और यहाँ पे आपको सेपरेट जो टाइमिंग है वो देखने को मिलेगी, मतलब ओवरऑल नहीं, जैसे आरआरबी में आपको मिल जाता है, सेपरेट आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है, जो आपको नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ। मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी आपको लाना है, फिर ओवरऑल कट ऑफ भी आपको लाना होगा, तब आप मेन एग्जामिनेशन के लिए छाटे जाएंगे। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के ऊपर। मेन एग्जामिनेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं, एकदम पहले की तरह ये है। 45 क्वेश्चन 60 नंबर रीजनिंग कम्पिटेटिव, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 35 क्वेश्चन 40 नंबर, 35 क्वेश्चन 60 नंबर डेटा एनालिसिस, 155 क्वेश्चन 200 नंबर के। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट रहता है जिसमें आपको एक ऐसे और एक लेटर लिखना रहता है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, चॉइसेस रहती हैं इसमें, 25 नंबर का होगा, ये 30 मिनट का आपका होगा। यहाँ भी आपको सेपरेट टाइमिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ भी आपको जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रिजर्व मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, ये मतलब इसको देख करके डरिएगा नहीं
कि स्ट्रक्चर बदल दिया जाए, केवल एक बात लिखी ऐसे जाती है। फिर बाद में देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, इसको ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म से आपका मतलब एआई का यूज़ करके देखिए लिखा है मे भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि उसी से हो, लेकिन उसी से किया जा सकता है चेक, मतलब कोई इंसान ना चेक करके मशीन के द्वारा चेक किया जाए। लिखा दिस स्कोरिंग मैकेनिज्म ड्यूली वैलिडेटेड एंड एवेल्यूएटेड टेस्ट टेकर्स प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज in an objective manner as the mechanism does not have any built-in biases for evaluating responses। मतलब वही जो मेन बात है, मतलब जो लिखा जाता है फॉर्मेलिटी वाला, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। बाकी अगर हम बात करें कॉल लेटर की तो वो आपको प्राप्त ही हो जाएगा गिवन डेट के अनुसार। फिर बात करते हैं पेनाल्टी की, कि नेगेटिव मार्किंग जिसको कहते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। कहाँ पे है? ऑनलाइन और मेन एग्जामिनेशन दोनों में है, ऑनलाइन एंड मेन एग्जामिनेशन दोनों में। कितनी है? 1/4 ही आप मान के चला करिए। 0.25 के चक्कर में कई सारे बच्चे रहते हैं कि मेन एग्जामिनेशन में भी जा करके सोचते हैं 0.25 नेगेटिव मार्क है, ऐसा नहीं है। 1/4 का मतलब प्रीलिम्स में तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1/4 0.25 ही आएगा। मेंस में अगर मैं जनरल अवेयरनेस को छोड़ दूँ तो बाकी सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर से ज़्यादा के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 35 क्वेश्चन है तो 60 नंबर का है, 45 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 60 नंबर है टोटल। तो हर एक क्वेश्चन आपका ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन देने बैठते भी हैं तो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई 1 नंबर का होता है, तो उसके आधार पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 लेकर के चलिए मेन एग्जामिनेशन में। तो अगर आप कोई भी आंसर चूज़ नहीं करते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर अगर हम बात करें कट ऑफ स्कोर की, तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि वैकेंसीज़ के अनुसार आपका कट ऑफ रहेगा। फिर मैं अगर इंटरव्यू पे आ जाऊँ तो भाई इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है पहले की तरह ही, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो 40% है जनरल के लिए, बाकी के लिए 35% है। और बाद में जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं और जो मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 80-20 के रेशियो में आपके बनाए जाते हैं। फिर वो 100 नंबर में से लिस्ट जारी करी जाती है, आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, और उसके आधार पे फिर आपका जो सिलेक्शन होता है वो होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और भी क्या है कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तब आपके केवल मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के नंबर ही जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते, चाहे जितना भी आप पाए रहिए। वो केवल एक कह लीजिए कि फिल्टर की तरह काम करता है सीरियस बच्चों को छांटने के लिए, है ना। मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में के जितने नंबर आप पाते हैं वही आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ओके। और फिर वो कट ऑफ कैसी जाती है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो बाकी इंटरव्यू के लिए आप जब जाएंगे तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ले जानी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय भर रहे हो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे डाल दिया है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, तो वो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे जाकर एंटरटेन नहीं होती हैं। फिर अगर मैं आगे चलता हूँ प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह को जाने दें, वो तो सेम वैसे का वैसा ही है, 2 साल के लिए आप प्रोविजनली अलॉट होते हैं। मैं बात करता हूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है वैकेंसीज़, कि भाई वैकेंसीज़ इस बार कितनी हैं, पहले की तुलना में क्या बदलाव हुआ है। तो ये आ जाता है वैकेंसीज़ वाला फॉर्मेट। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको 4-5 बैंक ऐसे दिखेंगे जिन्होंने अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है। तो ये मान के चलिए कि ये जो वैकेंसीज़ हैं आने वाले समय में ऐड हो जाती हैं, ये नहीं कि यहाँ पे कोई वैकेंसी खाली नहीं है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देख लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं करी है वैकेंसी। आप अभी अगस्त में हैं, नोटिफिकेशन अभी निकला है, जब तक आपका सिलेक्शन होगा अप्रैल तक, तब तक इसमें वैकेंसी सारी रिपोर्ट होकर के ऐड हो जाता है। ऐसा नहीं कि फाइनल है कि बस इतनी ही होना है, इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा जाता है इंडिकेटिव है ना। वैकेंसीज आपकी बढ़ जाती हैं हमेशा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए जैसे पिछले साल वैकेंसी कम भी थी, लेकिन क्या उतने ही सिलेक्शन हुए थे? क्या नहीं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वैकेंसीज जब आप एग्ज़ाम देते हैं फाइनल स्टेज तक पहुँचते हैं तब तक रिपोर्ट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अगर इस बार की मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ कितनी है, तो 6432 कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 6432 है। अच्छा, पिछले साल कितनी थी? तो मेरे ख्याल से पिछले साल 4135 थी, है ना। तो अगर मैं देखूं कितने का इजाफा हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज, तो आप पाएंगे 55% का इंक्रीज इस साल हुआ है वैकेंसीज में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 55% का इंक्रीज़ है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये जो इंक्रीज़ है फाइनल नहीं है। अभी ये 6432 का
वैकेंसीज आपकी 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक भी जा सकती हैं जब ये बैंक रिपोर्ट करते हैं तो। लेकिन 55% का इंक्रीज इस बार है, मतलब इस बार आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके पास नंबर ऑफ प्लेसेस ज़्यादा हैं जहाँ पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर भी अगर आप कोताही बरत रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा अपनी तैयारियों पे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो वैकेंसी 60,000 भी रहेगी तब भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसीज़ वाला सेक्शन है काफ़ी अच्छा है, मोटिवेटिंग फैक्टर है आपके लिए कि वैकेंसीज बढ़ के आई हैं। बाकी इसके बाद तो एग्जामिनेशन सेंटर वाली बात है, फिर तो फॉर्मेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यही सब है, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें नोटिफिकेशन में। तो आपको इतनी देर में ये समझ में आ गया होगा कि जो नोटिफिकेशन है इसकी खास बात क्या है। इस पूरे नोटिफिकेशन की खास बात है इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, जो कि इस बार काफ़ी ज़्यादा है। अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तैयारी अपनी शुरू कर दी है, फिर भी अगर नोटिफिकेशन की कोई बात नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आपके एग्जामिनेशन के लिए जो प्रैक्टिस क्लास है वो भी आप स्टार्ट होने वाले स्टडी स्मार्ट में, तो हमारे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस करिए और देखेंगे आप कितना इंप्रूवमेंट होगा आपको प्रैक्टिस क्लास करने के बाद। जब आप मॉक वगैरह देते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।